एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब अड्डा 24/7। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हाल ही में एसबीआई क्लर्क का अपडेट आया है और कुछ 14,000 बम्पर वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर अगर हम एसबीआई क्लर्क की बात करें तो ये जो एग्जाम होता है ये 2 फेज में करवाया जाता है। एक प्री होता है, एक मेंस होता है। और सबसे मजेदार बात ये है कि यहाँ पे आपको इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि मैम कट ऑफ कैसे आता है, तो कट ऑफ भी आपको स्टेट वाइज देखने को मिलेगा, सेक्शन वाइज कट ऑफ इसके अंदर नहीं आता है। तो आज आपके सामने जो पैनल है, सबसे पहले मैं आपको पैनल से इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। तो मेरे साथ हैं करण सरदाना सर, यहाँ पर आप मेरे साथ देखेंगे अमन जायसवाल सर, और उसके बाद आपके रीजनिंग के एक्सपर्ट हैं मेरे साथ सागर दुआ सर, और मैं हूँ आप सभी की जीए मेंटोर शीतल जांगेद। आज जो ये पैनल है मेरे साथ, हम लोग बात करने वाले हैं कि एक कैंडिडेट जब एसबीआई क्लर्क की तैयारी करता है तो कौन कौन सी डिफिकल्टीज हैं जो कि उसको फेस करनी पड़ती हैं। तो ये जो मेरा पैनल है, ये जो आप सभी का पैनल है, यहाँ पर हम सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट में किस तरीके की डिफिकल्टीज एक कैंडिडेट को देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्वांट्स के बारे में। तो चलते हैं करण सरदाना सर के पास। ओवर टू यू सर। थैंक यू मैम। सो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है करण सरदाना और मैं हूँ आप सभी का क्वांट एक्सपर्ट। मैं पिछले 15-16 साल से सभी बैंकिंग, इंश्योरेंस, रेगुलेटरी जितने भी एग्जामिनेशन है ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। सो मैंने कुछ साल ऑफलाइन में भी बिताया है और कुछ साल ऑनलाइन में भी बिताया है, तो मुझे पता है मोस्टली सभी स्टूडेंट्स को किस जगह पे प्रॉब्लम होती है। क्वांट एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे ज़्यादातर बच्चे क्वांट से डरते हैं और उनकी कैलकुलेशन स्पीड जो है वो नहीं बन पाती है। ये जो एग्जामिनेशन है स्पेशली एसबीआई क्लर्क, ये आपसे दोनों चीज़ें मांगता है, आपकी स्पीड भी और आपकी एक्यूरेसी भी। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा जो सेशन होगा आज का पूरा सेशन, उसमें हम आगे बात करेंगे कि एसबीआई क्लर्क के अंदर क्वांट को आप कैसे तैयार करेंगे। तो एक बार मिलते हैं हमारे जो अगले एक्सपर्ट हैं इंग्लिश के, अमन जायसवाल सर। सर थैंक यू सर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एसबीआई क्लर्क 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है और आप लोग बहुत एक्साइटेड हैं। अच्छी बात ये है कि पिछले अगर आप देखोगे 7-8 सालों में इतना बड़ा नंबर इस वैकेंसी में देखने को नहीं मिला था, तो ये बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के पास। और अब कितना टाइम आप लोगों के पास, जो टाइम आपके पास अभी अवेलेबल है इस एग्ज़ाम में, जो स्ट्रैटेजी आपको यूज़ करनी चाहिए आने वाले कुछ दिनों में, वो क्या होगी। क्योंकि समय आपके पास ज़्यादा नहीं है, आप मान के चलिए 40 से 45 दिन आपको मिल रहे हैं, तो क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरह से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, एक जो एक्यूरेट स्टडी मटेरियल है उस सब के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। आपको बताएंगे कि क्या करना है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात कि क्या नहीं करना है। ये दोनों ही चीज़ें एग्ज़ाम में बहुत मैटर करती हैं किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में, कि आपको कौन से सही सोर्सेज को फॉलो करना चाहिए और क्या ऐसी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हम सभी इस फील्ड में हैं, मुझे 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, मैंने पढ़ाया है बच्चों को और कई सारे बच्चों के सिलेक्शंस भी हुए हैं, मेरा उनसे कनेक्ट है, तो उनसे मुझे पता चलता है कि सर हमने इस बारी ये गलती की जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स पे आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे और आपको बहुत सारे नए इंसाइट्स मिलेंगे। अब आपको रीजनिंग के बारे में सागर दुआ सर बताएंगे। थैंक यू सो मच एंड हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, मेरा नाम है सागर दुआ एंड यहाँ पे ज़रा मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि तकरीबन 7 सालों का तजुर्बा है मेरे को बैंकिंग और एसएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाने का। एंड मेरे खुद के बैंकिंग के एग्जामिनेशंस निकले हुए, लाइक IBPS PO 2020 का एग्ज़ाम मैंने निकाला हुआ है, क्रैक कर रखा है। एंड मेरा नैनीताल बैंक 2022-2023 पेपर निकाल रखे हैं मैंने। एक मेरा कर्नाटका बैंक का भी एग्जामिनेशन निकला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास बैंकिंग की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, एग्ज़ाम्स मेरे ओवरऑल निकल चुके हैं। एक और बात करते हैं, अगर मैं एसएससी की बात करूँ तो मेरे टियर 1 के अंदर 48 मार्क्स आए थे रीजनिंग के अंदर आउट ऑफ 50। तो यहाँ पे मेरे पास एसएससी का भी बहुत तजुर्बा है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैंने ऑफलाइन और ऑनलाइन में पढ़ाया बच्चों को, तो यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलती है कि बच्चा बहुत ज़्यादा घबराता है, कि स्पीड मेंटेन नहीं रख पाता अपने आप को, है ना। और जब एग्ज़ाम देने जाता है जब बड़ा नर्वस होता है। स्टार्टिंग में तो उसको लगता है कि पेपर तो निकल जाएगा, लेकिन बाद में जब एग्जामिनेशन में हॉल में जाता है तब उसे नर्वसनेस फील होती है और फिर वो लगता है कि सर कैसे करें। एक जरी सी भी आपसे चूक होती है ना, तो आप वहीं पे पीछे होते चले जाते हो, क्योंकि वो टाइम जो है ना वो बहुत तेज़ी से भागता है, रुकता ही नहीं है टाइम। 20 मिनट कैसे खत्म हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा और आप देखोगे कि 20 मिनट में सिर्फ 20 ही क्वेश्चन हो पाए या 25 ही क्वेश्चन हो पाए और आपको करने होते हैं लगभग पूरे के पूरे 35 क्वेश्चन। तो एसबीआई क्लर्क के अंदर आपको यही करना है कि इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए आपको राइट स्ट्रेटेजी और गाइडलाइंस मेंटेन रखनी पड़ेगी।
आपको डेली तकरीबन 10 घंटे के आसपास पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप इस पेपर को निकाल पाएंगे। इतनी सारी वैकेंसीज होते हुए अगर आप इस मोमेंट पे एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाए तो आपको बाद में बहुत रिग्रेट होगा। इसलिए हमें आज से ही स्ट्रेटेजी को अपनी मेंटेन रखना चाहिए, और क्या क्या प्लानिंग्स होने वाली है वो आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। इस एसबीआई के अंदर एक जीए का भी रोल होता है, जहाँ पे हमें उस मेंस के अंदर वो जीए बहुत क्रूशियल रोल अदा करती है। आज की डेट में वैसे तो एग्जाम्स में बहुत जीए हार्ड आ रही है, उसकी जो सेक्शनल कट ऑफ है बॉडी कम जाती है। खैर एसबीआई में ऐसा कोई पैटर्न नहीं है, यानी कि एसबीआई में कोई सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जीए में स्कोर करना पड़ेगा। तो उसके बारे में आज हम शीतल जहांगीर मैम से बात करने वाले हैं कि वो आपको कुछ टिप्स देने वाली हैं कि कैसे कैसे करके आपको जीए के अंदर स्कोर करना है। जी मैम। थैंक यू सर। तो अगर हम जीए की बात करें, एसबीआई क्लर्क जो एग्जामिनेशन है, मैंने आपको बताया कि ये फेजेस में होता है। प्री जो आपका एग्जामिनेशन होता है वहाँ पे आपका जीए वाले सेक्शन से एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। अगर हम बात करेंगे जीए की, तो जीए सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है मेंस में। और मेंस में अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूँ तो क्वांट्स का लेवल आपको बहुत अच्छा खासा लेवल देखने को मिलता है। यस सर, आप एग्री करेंगे, क्वांट्स का लेवल बहुत हाई आता है। तो जो एक कैंडिडेट की स्ट्रैटेजी होती है वो ट्राई करता है कि क्यों ना मैं ऐसे थियोरेटिकल सब्जेक्ट पे जाकर अपने नंबर या अपना जो स्कोर है वो अपना बढ़ा लूँ, क्योंकि यहाँ पे सेक्शन वाइज कोई कट ऑफ नहीं है। यहाँ पे जो कट ऑफ है वो भी आपको ओवरऑल कट ऑफ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जब हम जीए की बात करेंगे तो ये आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो एक कैंडिडेट गलतियां करता है वो ना, बच्चों की आजकल आदत क्या हो गई है ना कि कम पढ़ने को मिल जाए और कोई जादू मिल जाए, जादू हो जाएगा तो हम कर लेंगे, कोई हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दे। यहाँ पे स्टूडेंट्स खुद ही फिल्टर लगा लेते हैं कि 2 महीने का करंट अफेयर से क्वेश्चन आएगा या 3 महीने के करंट अफेयर से क्वेश्चन आएगा। हम लोग एज एन मेंटोर हम लोग आप लोगों को गाइड करते हैं कि प्लीज़ 6 महीने का करंट अफेयर ज़रूर पढ़ के जाओ। और एक और जो गलती यहाँ पे जीए के लिए बच्चे करते हैं वो ये होता है कि ऊपर से एक एक हेडलाइन पढ़ा और हो गया कि करंट अफेयर कंप्लीट हो गया। बट ये आपकी एसएससी के लिए स्ट्रैटेजी ठीक है कि आपने ऊपर हेडलाइन पढ़ी और आपने करंट अफेयर उस स्ट्रैटेजी से कंप्लीट कर लिया। बट आपके बैंक एग्जामिनेशन के लिए जो जीए में करंट अफेयर पूछा जाता है वो डेप्थ नॉलेज से पूछा जाता है। कोई स्कीम आई है उसके लिए ये नहीं पूछेगा कि स्कीम कब आई थी, कब उसको स्टैब्लिश किया गया, कब उसको लॉन्च किया गया, ये नहीं पूछेगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा उसके आउटले कितना है, किस एरिया को टारगेट कर रहा है। तो इस तरीके से अगर आप जीए की अपनी स्ट्रैटेजी करोगे कि आप लोग थोड़ा डिटेल में जाओगे, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इसका आइडिया आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर लगा सकते हो कि पैटर्न क्या चल रहा है, एग्जामिनेशन की डिमांड क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग जो है अपना स्ट्रैटेजी बना सकते हो। तो ये तो हुआ जीए के बारे में। चलिए हम लोग अब बात करेंगे डिफिकल्टीज, क्वांट्स की डिफिकल्टीज। तो करण सर आप प्लीज बताइएगा कि एक कैंडिडेट क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करता है जब वो क्वांट्स की तैयारी कर रहा होता है। सो मैम, ये जो एग्ज़ाम है जैसा मैंने बताया कि स्पीड और एक्यूरेसी मांगता है, तो एसबीआई क्लर्क जो एग्ज़ाम है इसका जो प्री एग्ज़ाम होता है उसमें आपको मैथ्स वाले सेक्शन में 35 क्वेश्चन मिलते हैं और 20 मिनट का टाइम होता है। तो आप ये समझिए कि आपको लगभग डबल क्वेश्चन करने हैं, 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो बहुत कम है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। जो आपने बोला डिफ़िकल्टी लेवल, सो डिफ़िकल्टी लेवल मैं कहूँगा कि उतना मुश्किल नहीं है। पेपर इज़ वेरी इजी, पेपर का जो लेवल है वो बहुत आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे, परंतु आपके पास टाइम कम होता है। तो जब टाइम कम होता है और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं तो यहाँ पे स्पीड पकड़नी होती है। और ये स्पीड पकड़ने के लिए आपको सबसे पहले आपकी जो कैलकुलेशन है, जो वैदिक मैथ्स है, जो आपकी टेक्निक्स है जिससे आप चीज़ों को सॉल्व करते हैं, उसमें आपको मास्टर होना पड़ेगा। जिसके लिए स्पीड मैथ्स का मैंने एक सेशन शुरू किया हुआ है। 8:30 बजे मैं रोज़ सुबह आके आधा घंटा बच्चों को यही कराता हूँ, जिसके अंदर वो प्रैक्टिस करते हैं स्पीड मैथ्स के अंदर। और इसमें हम करते क्या है, आपको जो चाहिए सबसे पहले स्क्वायर्स है, क्यूब्स हैं, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, मल्टीप्लाई कैसे फास्ट करें, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जैसी छोटी छोटी चीज़ें, ये वाली चीज़ें जो ना एग्ज़ाम में यही चीज़ें मैटर करती हैं कि आप इनको कैसे फास्ट सॉल्व करते हो। साथ के साथ फ्रैक्शंस को कैसे ऐड किया जाता है, परसेंटेज का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। परसेंटेज आप कितनी जल्दी फास्ट सॉल्व करते हो, तो परसेंटेज फ्रैक्शंस आपको याद करने हैं, टेबल्स आपको याद करने हैं कम से कम 20 तक। तो जब आप ये छोटी छोटी चीज़ों पे पहले काम करेंगे तभी आपकी कैलकुलेशन बढ़ेगी। और इस पेपर में सबसे अच्छी बात, आपको मैथ से घबराना नहीं है क्योंकि पेपर का लेवल आसान है। अब यहाँ पे आपको
एक चीज़ बताता हूँ कि 35 क्वेश्चन में से जो 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं वो बहुत आसान होते हैं, स्पीड मैथ्स के आते हैं। देखिए इसमें अप्रॉक्सीमेटली 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के रहते हैं और अप्रॉक्सीमेशन के रहते हैं, और बाकी 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रहते हैं। तो टोटल आउट ऑफ 35 20 क्वेश्चन इज़ वेरी इजी, जो कि सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड हैं, जो सिर्फ आपको बॉड मास लगाना है या क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है या सीरीज सॉल्व करना है या सिंप्लीफिकेशन करना है। अब ये चीज़ ऐसी है जो आप बहुत जल्दी इंप्रूव कर सकते हो। इसके अलावा थोड़ा सा यहाँ पे बोलूँगा, बच्चों को जो टाइम लगता है वो डीआई में लगता है। डेटा इंटरप्रिटेशन जो ग्राफ वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप बांध लें कि मुझे रोज़ 3 से 4 डीआई सॉल्व करने हैं, अगर आप रोज़ उसे डेली प्रैक्टिस में ले आएँ कि 4-5 डीआई मैं रोज़ सॉल्व करूँगा, तो आप एग्ज़ाम में देखेंगे कि बहुत अंतर आ जाएगा आपकी स्पीड के अंदर। साथ के साथ यहाँ पे एक जो बच्चों को ज़्यादा पेन होता है उसमें होता है अरिथमेटिक में। अरिथमेटिक में क्या होता है मैम, बहुत सारे चैप्टर होते हैं, बहुत सारे चैप्टर, लगभग 10-12 चैप्टर हैं, टाइम एंड वर्क है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस। तो अब अच्छी बात ये यहाँ पे ना आपको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं पढ़ना है, मेंस के लिए वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्री के लिए आपको बहुत ही बेसिक चीज़ें पढ़नी होती है और वही एग्ज़ाम के अंदर आनी है। तो आपको बिल्कुल ईजी और मॉडरेट लेवल वाला ही पढ़ना है प्री के लिए। हाँ, आपको मेंस के लिए जो है वो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेंस की जो कट ऑफ है वो 40% में नहीं जाती है बहुत सारे स्टेट की, मेंस काफ़ी टफ आता है। लेकिन जो प्री है उसके अंदर जो कट ऑफ है वो वेरी करती है, कई जगह कट ऑफ 50% भी है स्टेट की, कई जगह 80% भी है। तो 60-70% एक एवरेज कट ऑफ रहती है बहुत सारे स्टेट्स की। तो वहाँ पे आपको एक अच्छा नंबर लाना पड़ेगा हर सेक्शन में। पर अच्छी बात यह है कि एसबीआई क्लर्क में सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं है, तो अगर आप किसी एक सेक्शन में कमज़ोर हो, किसी एक सेक्शन में कम मार्क्स लेके आते हो, तो बाकियों में आप इंप्रूव करके अपना जो ओवरऑल कोटा है वो पूरा कर सकते हो। तो हम लोग, मैं यहाँ पे यही सजेस्ट करूंगा कि आप स्पीड मैथ्स वाला जो सेशन है वो अटेंड करिए। डेली कम से कम 15 से 20 सवाल सॉल्व करिए, सिंप्लीफिकेशन के, सीरीज के, क्वाड्रेटिक के, 3 से 4 डीआई सेट करिए, और अरिथमेटिक जो चैप्टर है वो हर 3 से 4 दिन के अंदर एक एक चैप्टर निपटाते जाइए। आपके पास अभी 2 महीने का टाइम है, तो आप इस तरह से डिवाइड करिए कि अगले 40 से 45 दिन के अंदर आप ये वाला पोर्शन पूरा सिलेबस खत्म कर ले, और उसके बाद लास्ट के 15 से 20 दिन, और उसके बाद लास्ट से 15 से 20 दिन आप सिर्फ मॉक टेस्ट करेंगे, सेक्शन टेस्ट करेंगे, जिससे आपकी स्पीड बनेगी। तो ऐसे ही सभी एग्जाम देते रहिए ताकि आप इसमें सेलेक्ट हो पाएं। तो अब चलते हैं जो हमारा इंग्लिश का सेक्शन है उसके अंदर आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सो अमन सर, इंग्लिश का जो सेक्शन है, बहुत सारे बच्चे इंग्लिश के अंदर वीक होते हैं, कई बच्चे हिंदी मीडियम से भी पढ़े होते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि वो बच्चे इंग्लिश में कैसे अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं? हाँ जी, तो इंग्लिश मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा डरावना सब्जेक्ट इंग्लिश ही लगता है बच्चों को, क्योंकि प्रीलिम्स में मैथ और रीजनिंग लगता है कि थोड़ा सा सिमिलर है, नंबर्स का गेम है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, रीजनिंग में हो जाएगा। सबसे ज़्यादा डरते हैं बच्चे इंग्लिश सब्जेक्ट में। रियलिटी इज़ कि आपको इंग्लिश के माध्यम से, इंग्लिश के थ्रू कुछ आपके अंदर की स्किल्स डेवलप करनी है। आप ऐसे सोचो कि आप क्लरिकल एग्ज़ाम को क्रैक करके आपकी जो जॉब प्रोफाइल होगी वो एज अ क्लर्क होगी। क्लर्क का क्या रोल हो सकता है, आप इसको खुद सर्च करिए गूगल पे, आपको मिलेगा। प्रोफाइल क्या होती है क्लर्क की, काम क्या होता है, और उस काम में आपकी जो भूमिका होगी उसमें इंग्लिश लैंग्वेज एक बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि जो बैंक के इंटरनल कम्युनिकेशंस होते हैं, आपसे जो सीनियर्स का कम्युनिकेशन होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। तो वही चीज़ों जो आपको आने वाले समय में काम आएंगी, उन्हीं चीज़ों की तैयारी आपको अभी करनी है। तो ये जितना भी आपसे सिलेबस में पूछा जाता है ये सब जस्टिफाइड है। इंग्लिश में 2 सेक्शंस होते हैं, एक ग्रामर का पोर्शन है और एक वोकैबुलरी का पोर्शन है। लेकिन जो पेपर में आता है वो कॉम्प्रिहेंशन होता है, और कॉम्प्रिहेंशन ग्रामर और वोकैबुलरी का कॉम्बिनेशन है। ग्रामर में कुछ चैप्टर्स आपने जो स्कूल लाइफ से पढ़े हैं आज तक 6th 7th 8th में, नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस, वर्ब्स, यही सारी चीज़ें आपसे यहाँ भी पूछी जाती हैं। वोकैबुलरी में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिसके बिना भाषा हो ही नहीं सकती। जैसे कि हिंदी की हमारी, अगर आप हिंदी लैंग्वेज को देखेंगे तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका हर दूसरी बात में यूज़ होता है। इसी तरीके से इंग्लिश में भी, जैसे बच्चे बहुत डरते हैं कि सर चलिए हम ठीक है ग्रामर कर लेते हैं, लेकिन वोकैबुलरी हमसे नहीं हो पाएगी। ऐसा है सर, वोकैबुलरी का भी एक लिमिटेड एरिया है। मैं एक रियलिटी आपको बताता हूँ। जैसे कि मैथ में टेबल्स यानी पहाड़े हमें स्कूल में सिर्फ 20 तक याद कराए जाते हैं, जबकि रियलिटीज़ वो इनफाइनाइट है, वो अनलिमिटेड है। आप किसी भी नंबर तक का, किसी भी नंबर का पहाड़ा बना सकते हो, टेबल बना सकते हो। ठीक उसी तरीके से वोकैबुलरी भी अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जो बेस बनते हैं, और अगर आप उस बेस को एक सिस्टमैटिक
तौर पे फॉलो करते हुए सीखते हैं तो आपको वोकैबलरी की प्रॉब्लम बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी, वोकैबलरी बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं करेगी, क्योंकि आप समझ जाते हो, आप सीख जाते हो कि इस शब्द से एक दूसरा शब्द बनता है। फिर जब पेपर में क्वेश्चंस आते हैं तो आप देखते हो कि एक क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शंस हैं और वहाँ पर आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आसानी से आंसर तक पहुँच सकते हो। तो बेसिकली ये जो एग्ज़ाम है ये सिर्फ नॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है, ये आपके टाइम मैनेजमेंट का एग्ज़ाम है, ये आपकी स्किल्स का एग्ज़ाम है। सबको पता है कि पेपर होता है, लेकिन सारे स्टूडेंट्स, ज़्यादातर स्टूडेंट्स 90% स्टूडेंट्स जो हैं वो नोटिफिकेशन आने के बाद ही एक्टिव होते हैं। ये तो आप जानते हो, आप खुद भी शायद इस चीज़ को महसूस करो। तो मेन पर्पस क्या है कि 20 मिनट में क्वांट के 35 क्वेश्चंस, 20 मिनट में रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस और इंग्लिश के जो 30 क्वेश्चंस आते हैं, तो सिर्फ नॉलेज का गेम नहीं है, उस नॉलेज को आपको डिलीवर करना है उस टाइम लिमिट में विद एक्यूरेसी। ये पूरा एक सिस्टम है, आप इस सिस्टम को समझिए कि इस सिलेबस के माध्यम से कुछ स्किल्स हैं जो आपके अंदर डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। तो आपको फोकस उन स्किल्स पे करना है, उन आदतों पे करना है। क्यों आपसे, जैसे अभी करण सर ने आपको बताया कि मैथ में आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो सीखनी पड़ेगी, क्योंकि एक क्वेश्चन का आंसर करने के लिए अगर आपको 10 मिनट का समय दिया जाए आप कर लोगे, लेकिन वही क्वेश्चन अगर आपसे कहा जाए कि आप 15 सेकंड में या 30 सेकंड में करिए तो आप शायद नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपनी स्पीड को बढ़ाना है, तो उसके माध्यम से हमारी कुछ स्किल्स हैं जो डेवलप होती हैं और इसीलिए आपको ये एग्ज़ाम में सिलेबस दिया जा रहा है। इंग्लिश की प्रॉब्लम के लिए अभी हम लोगों ने SBI क्लर्क 2024 को टारगेट करते हुए क्लासेस शुरू की हैं। तो मेरी क्लास रोज़ सुबह 10 बजे होती है, जिसमें मैंने जितने भी चैप्टर्स हैं हर एक चैप्टर पे 2-2 सेशंस रखे हैं। एक सेशन में हम कंसेप्ट का मैं डिस्कशन करता हूँ और दूसरे दिन उसी कंसेप्ट पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस बन चुके हैं अब तक पेपर में आए हुए हैं PYQs, मैं उस पर डिस्कशन करता हूँ। और आप विश्वास मानिए, ग्रामर के लगभग सिर्फ 100 ऐसे रूल्स हैं जो अगर आपको आ गए, जो आपने सीख लिए, तो आप इंग्लिश का जो सेगमेंट है वो बहुत अच्छे से क्वालिफाई करेंगे। आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आसानी से आप चीज़ों को कर सकते हो। बस अपने आप में थोड़ा भरोसा रखो और कॉन्फिडेंस रखो अपने आप में कि आप कर सकते हो। अपने आप से ये बोलना छोड़ दीजिए आप कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मेरा इंग्लिश बहुत वीक है। मेरा भी इंग्लिश बहुत वीक था। मैं आपको सच बताता हूँ, मेरी जो 12th क्लास तक की स्कूलिंग है वो स्टेट बोर्ड से हुई है और मेरा हिंदी मीडियम था। बट मैंने अब दिल्ली, बैंगलोर जैसे शहरों में बैंक SSC के लगभग 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा दिया है और कई सारे बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। तो ये अपने आप में एक एग्जाम्पल है कि अगर आप चाहो तो सब हो सकता है। तो इंग्लिश के बारे में मैंने आपको बताया, अब आपको रीजनिंग के बारे में सागर सर गाइड करेंगे कि आपको क्या फॉलो करना चाहिए, क्या रिजीम फॉलो करना चाहिए। सागर सर। तो बच्चों यहाँ पे एक ही बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि रीजनिंग एक बेसिकली इजी टॉपिक है, एक इजी सब्जेक्ट है। टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी फ्रैंक, एक शॉर्ट में बताऊँगा मैं आपको बात, रीजनिंग से बच्चे नहीं घबराते। फैक्ट बात ये है। अगर आप SSC की बात करते हो तो रीजनिंग से तो बिल्कुल भी नहीं घबराते, और अगर आप बैंकिंग की बात करते हो थोड़ा सा घबराते हैं, लेकिन आपको उससे भी नहीं घबराना है। जब आपके सागर सर आपके साथ खड़े तो आपको किस बात का घबराना है मेरे भाई, है ना। तो आपको सिंपली करना क्या है, डेली बस मैं आपको एक ही बात बोलने वाला हूँ, आप एक मॉक टेस्ट देने स्टार्ट हो जाइए। सिर्फ एक मॉक टेस्ट कह रहा हूँ मैं डेली। प्री का अभी बात हो रही है तो आप प्री का एक मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए SBI क्लर्क का। 2024 को टारगेट कर रहे हो अगर आप, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको एक मेरी क्लास देखनी है। सुबह दोपहर में 12 से 1 बजे तक मेरी क्लास होती है गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7 पे। इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और ये जो क्लास है ना, ये आपको देखनी है। ये 2 चीज़ें अगर आप लोग कर लेते दिन में सिर्फ, ठीक है, एक मॉक टेस्ट, उसको एनालाइज भी करना है बाद में। ऐसा नहीं कि बस सिर्फ मॉक टेस्ट दे दिया और छोड़ दिया, एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज स्कोर आपका जितना भी आ रहा है, आप इंप्रूव क्या कर रहे हो फिर। आप सपोज करिए आपने 100 में से आपके 70 नंबर आ गए, ठीक है ना। कल आप फिर से दोगे, आपके फिर 70 आ जाएंगे, 72 आ जाएंगे, 74 आ जाएंगे। तो इसमें इंप्रूवमेंट क्या हो रहा है? इंप्रूवमेंट तो वो है ना जब आप कट ऑफ को क्लियर कर पाएंगे। मैं आपको एग्जैक्ट बात बताता हूँ बच्चों, जो स्टेट वाइज बेशक कट ऑफ होती है, लेकिन आपको अपना जो टारगेट रखना है ना वो 80 का रखना है, तकरीबन 80% का। यानी कि 100 में से 80 नंबर तो आपको मिनिमम लेके आने हैं। चाहे आपकी कट ऑफ स्टेट की कम जानी चाहिए, चाहे ज़्यादा जानी चाहिए, इट डजेंट मैटर। आपको 80 से ऊपर स्कोर लेके आना है। अगर आपको वाकई में, जैसे बोला जाता है ना कि एक अर्जुन था, अर्जुन को मछली की आँख पे निशाना लगाना था, तो वो जो आँख है ना वो 14,000 वैकेंसी है। और मछली क्या है? मछली क्या है? ये पूरी जो जितने भी लोग फॉर्म भरेंगे ये पूरी मछली है। अब इसमें आपको सिर्फ उस आँख पे देखना है, सिर्फ वो जो निशाना लगना है वो 14,000 वैकेंसी पे होना चाहिए। यानी कि आपको उस 14,000 में से सिर्फ एक वैकेंसी चाहिए जो आपको मिल सकती है। और वो कैसे मिलेगी? गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7 है ना आपके साथ। इसका टाइटल ही यही है, नाम ही यही है इसका, गवर्नमेंट जॉब। यानी कि आपको यही मिलेगी पक्की सरकारी नौकरी।
तो इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और डेली वही चीज़ें करनी है जैसा हम आपको बता रहे हैं सारे फैकल्टीज़, ठीक है। एंड एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सक्सेस है उसके पीछे सभी लोग भाग रहे हैं। एवरीवन इज रनिंग फॉर दिस सक्सेस। सबको सक्सेस चाहिए अपनी लाइफ में। अब ये सक्सेस तभी मिल सकती है जब आप उसके लिए मेहनत करोगे, ठीक है। और सक्सेस की सबसे खास बात यह है कि वो मेहनत करने वाले लोगों पर फिदा हो जाती है। तो मेरे भाई, अगर आप लोग मेहनत करते हो तो आपके ऊपर सक्सेस पक्की बात है फिदा होने वाली है और आपको इसी साल सफलता मिलने वाली है। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। हम सभी फैकल्टीज़ आपसे यही बात कहना चाहेंगे कि आपको मेहनत करनी है, हमारे साथ जुड़ना है डेली, और जैसा जैसा हम आपको प्लानिंग बता रहे हैं कि इस फॉर्मेट में आपको तैयारी करनी है तो उसी फॉर्मेट में आप लोग करिए। गारंटी देते हैं हम आपको कि इसी साल आपका सफलता मिल जाएगी एसबीआई क्लर्क में। आगे आने वाले पेपर तो एसबीआई पीओ भी है, हम तो उस पर भी टारगेट करेंगे, लेकिन अभी जो हमारे सामने हमें जो मछली की आँख अभी जो दिख रही है वो एसबीआई क्लर्क वाली दिख रही है, तो हम उस पर पहले टारगेट करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं। बाकी लास्ट बातें जो एंडिंग करने वाली है, जो कंक्लूजन करने वाली है, वो मैम करेंगी इस ओवरऑल इस इवेंट का। जी मैम। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सभी ने बहुत अच्छे से सभी को बताया कि क्या क्या सब्जेक्ट वाइज डिफ़िकल्टीज़ एक बच्चे को जो है फेस करनी पड़ती है जब एक वो बच्चा अपनी तैयारी वाले फेस में होते हैं। देखो, तैयारी वाला फेस मैं एग्री करती हूँ कि हमारी सभी की लाइफ में रहा होगा। तो ये वो टाइप भी होता है कि जो बच्चा सही जा रहा है ना, वो भी एक मोमेंट पे जाकर ना कहीं डीमोटिवेटेड फील करता है। येस नो, आप सभी एग्री करेंगे, है ना। सपोज बच्चे का एक पैटर्न होता है कि 6 दिन तो बड़ी एनर्जी तरीके से तैयारी करी, बट 7वें दिन वो सोचता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जो मैं कर रहा हूँ वो सही भी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको यही बोलना चाहूँगी कि जो वक्त सिखाता है उससे बढ़िया तरीके से बच्चा जो है कहीं नहीं सीख पाता, क्योंकि वक्त की मार बहुत तेज पड़ती है। तो ये जो वक्त है ये आपके लिए बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त को मत जाने देना। और इस बार जो पोस्ट है वो आपको कुछ लगभग 14,000 के अराउंड देखने को मिलेगा एसबीआई क्लर्क के अंदर। अगर आपका टारगेट है एसबीआई क्लर्क तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सेशंस की टाइमिंग सभी के मैं एक बार वापस से बता देती हूँ। 9 से 10 होता है करंट अफेयर का सेशन, 10 से जो है 11 इंग्लिश का सेशन होता है, और उसके बाद 11 से 12 क्वांट्स का सेशन करण सर लेकर आते हैं, और उसके बाद 12 से 1 आता है रीजनिंग का सेशन। और यही चारों सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपके प्री और मेंस में पूछे जाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप नेक्स्ट किसी टॉपिक पे चाहते हैं कि हम लोग चर्चा करें तो आप वो टॉपिक हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यस, अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो है एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। तो एक बार हम ब्रीफ कर देते हैं, जैसे इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है टॉपिक वाइज मैं भी बता दूंगा, करण सर बता देंगे। तो देखिए, इंग्लिश में आपको जो एग्जाम में टॉपिक्स देखने को मिलते हैं, सबसे ज़्यादा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद में स्पॉट द एरर जो कि एरर डिटेक्शन भी जिसको आप कहते हो, ये बेसिकली ग्रामर पे बेस्ड होता है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फ्रेज रिप्लेसमेंट ये भी ग्रामर पे बेस्ड होता है। ये कोर पार्ट से जहाँ पर ग्रामर का पोर्शन पूछा जाता है। लगभग 100 रूल्स हैं जैसे मैंने आपको बताया। अगर वो 100 रूल्स आपको पता हैं तो आप इनमें से 100% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे। वोकैबलरी में आपको वर्ड स्वैप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, वर्ड रिप्लेसमेंट, वर्ड यूजेज के क्वेश्चंस आते हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स आते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं। आप विश्वास मानिए, क्वेश्चंस को तब भी किया जा सकता है जब आपको वर्ड्स के मीनिंग्स नहीं पता है। अगर आपको स्ट्रैटेजी पता है, अगर आपको अप्रोच पता है तो आप कर सकते हो। इनफैक्ट मेरी क्लासेस में कई बार मुझे बच्चों ने भी कमेंट करके बताया है कि सर ये तो एक अलग ही तरीका था कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हैं। ऐसी ही कुछ चीज़ें आपको मैथ की क्लास में देखने को मिलेंगी, क्वांट की क्लास में और रीजनिंग की क्लास में भी। तो करण सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? सो बच्चों, मैंने आपको सारी चीज़ें बताई दी थी मैथ्स के बारे में, तो फिर से आपको बता देता हूँ कि जो सिंप्लीफिकेशन सीरीज़ और क्वाड्रेटिक है इसे आप पैरेलली रोज़ प्रैक्टिस करेंगे। डीआई को कम से कम 3 से 4 सेट्स आप रोज़ प्रैक्टिस करेंगे, और साथ के साथ अरिथमेटिक के ऊपर आपने हर वीक में 2 से 3 टॉपिक आपने करने हैं। और कुछ दिनों के बाद जब आप इन टॉपिक पे अपनी कमांड बना लेते हैं, उसके बाद आप मॉक टेस्ट और सेक्शन टेस्ट करना शुरू कर देंगे, जिसमें आपकी स्पीड बनेगी। जब आप मॉक टेस्ट करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे, उनको आप लिखते जाइए, नोट करते जाइए जहाँ पे भी आपको डाउट्स आ रहे हैं, और जब आपका एग्जाम पास आ रहा हो तो वो वाले क्वेश्चंस आप फिर से देखते जाइए, जिनमें भी गलतियां हो रही हैं, जिनमें भी डाउट है, उसे आप स्पेशली नोट करिए और मुझसे पूछिए जहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं। जो यूट्यूब है, यूट्यूब की जो चैट है वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट आपको आया तो आप हमेशा हमसे पूछ सकते हैं। करण सर, एक चीज़ मुझे आप बताइएगा
कि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने नोटिफिकेशन आने के बाद से अपना मन बनाया होगा। तो क्या ये पॉसिबल है कि अगले 40 दिनों में एक बच्चा जो बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे है और वो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्रैक कर दे और उसके बाद मेंस भी वो पास कर सके? क्या ऐसा पॉसिबल है? जी, बिल्कुल पॉसिबल है। आपके पास करीब 50 एक दिन का टाइम है। तो इन 50 दिनों के अंदर आपको जो मैंने बताया कि आपके पास जो वो 20 क्वेश्चन है, 35 में से जो 20 क्वेश्चन करना है, वो बहुत आसान है। तो वो बच्चा ऐसा है कि अगर आप 10 से 15 दिन भी उसको देते हैं, तो आप 20 में से 20 करने लायक बन जाएंगे। लेकिन उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आप उसे फास्ट कर पाएँ। और जब अगर आप वो फास्ट करेंगे, तभी आपको डाटा इंटरप्रिटेशन और जो अरिथमेटिक है, उसमें आपको जो है पेपर आप एग्जाम में जो क्वेश्चंस है वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आपको पहले कैलकुलेशन में फास्ट होना पड़ेगा, तब आप इंप्रूव कर सकते हो। और ऐसा मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को कि वो 1 से 1.5 महीने की तैयारी में भी प्री पेपर क्वालिफाई कर देते हैं। सो येस, इट इज़ पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि आप इस 1.5-2 महीने में तैयारी नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन आपको डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, लगातार आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्वांट को आपको कम से कम 2-2.5 घंटे रोज देने पड़ेंगे, तब ऐसा होगा। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि आप आने वाले 40 दिनों में एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें, बशर्ते आपको गाइडेंस बिल्कुल सही मिले, सटीक मिले और उस गाइडेंस को आप फॉलो करें, क्योंकि आपके बिना एफर्ट के कुछ नहीं होने वाला है। शीतल मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? बस सर यही कहना चाहूँगी कि नेक्स्ट आप क्या टॉपिक चाहते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट एवरीवन। ऑल द ऑल द ऑल द बेस्ट।